हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की है पोलिनेशन के बारे में, ऐसे ही अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। पहले हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, उसके बाद हमने पोलिनेशन की बात की, और अब हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो हम फर्टिलाइजेशन में बेसिकली किसकी बात करेंगे, हम क्या पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में। अब पोलिनेशन हो चुका, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो चुके फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब हमें क्या कराना है, फर्टिलाइजेशन कराना है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, उस फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करना है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करना है। उसका प्रोसेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे एक फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या नई चीजें अपीयर होती है या कोई चीज क्या क्या डिसअपीयर होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो बेटा, अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो फर्टिलाइजेशन में देखो, आफ्टर द पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद मतलब जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर मूव कर चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं, तो क्या होगा, अब जो स्टिग्मा है उसके ऊपर कुछ वाटर और कुछ नरिशमेंट प्रोवाइड, जो स्टिग्मा है वो कुछ वाटर और कुछ कोई न्यूट्रिएंट्स या कोई नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन्स है वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और जर्मिनेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आई बात। जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर जो जाके ट्रांसफर हो गए, वो स्टिग्मा से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे और अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे, अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आफ्टर पोलिनेशन, आफ्टर पोलिनेशन the pollen grains reach on stigma, स्टिग्मा पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, रीच ऑन स्टिग्मा, देन दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इतनी बात आई समझ में। क्या हुआ, पोलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफर हो गया फ्रॉम दी एंथर टू दी स्टिग्मा। अब वो स्टिग्मा पे जाके क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करेंगे और अपने आप का जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड देन they start to germinate and their exine burn and intine develops in the form of pollen tube। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आफ्टर द पोलिनेशन जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे पहुंच गए, उसके बाद उन पोलन ग्रेन्स ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, एंड देन दे स्टार्ट टू जर्मिनेट, और जर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, अब उनका जो एक्साइन पार्ट है, मतलब जो आउटर जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइन, और इनर जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटाइन। तो जो एक्साइन पार्ट है वो तो बर्न, वो तो मतलब डेस्ट्रॉय हो जाएगा, हट जाएगा, बर्न हो जाएगा, एंड
इंटाइन जो उनका अंदर वाला पार्ट है, इनर जो पार्ट है, इंटाइन पार्ट है, डेवलप्स इन दी फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, डेवलप हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेंगे। देखो अब जैसे अगर हम बात करें डायग्रामेटिकली, अगर हम डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो देखो बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बेसिकली जो हमने ओवरी वाला पार्ट जो पढ़ा था फ्लावर में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, उस पार्ट के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वहीं पे स्टिग्मा पर ही क्या हुआ है, पोलिनेशन हुआ है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए हैं। अब जो आगे का प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन का, वो सिर्फ उस पार्ट में होगा, बाकी तो अदर जो पार्ट्स है साइड के, सेपल्स, पेटल्स, वो सारे क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करें अगर डायग्रामेटिकली, तो डायग्रामेटिकली कैसा होता है स्टिग्मा का डायग्राम, अगर हम बात करें तो देखो ठीक है, ये मैंने किसका डायग्राम बनाया, जो बीच वाला एरिया है उसका डायग्राम बनाया है। ये स्टिग्मा, ये स्टिग्मा, ठीक है, ये स्टाइल, ये ओवरी। अब हम बात करें अगर इसमें, तो देखो मैंने क्या बोला है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफरेंस, ये क्या है, बेसिकली पोलन ग्रेन्स है। ये क्या है बेटा, पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से क्या करेंगे, वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे और जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, ये अपने आप को जर्मिनेट कराना स्टार्ट करेंगे। जर्मिनेट कराने के बाद इनका जो एक्साइन पार्ट है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है, वो तो बर्न हो जाएगा और जो इंटाइन पार्ट है वो क्या कर लेगा, एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा। अब हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ नेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो ये जो इंटाइन जो पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट तो बर्न हो जाएगा, ये इंटाइन पार्ट एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब हम इस ट्यूब का फॉर्मेशन करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ये एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा। इतनी बात आई आपको समझ में बेटा यहाँ पे, ठीक है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा और वो जो पोलन ट्यूब है वो सीधा कहाँ पे आके कनेक्ट होगी, ओव्यूल में। कहाँ पे आके कनेक्ट होगी, ओव्यूल में। ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, अगर आप बेसिकली इसको देखते हो तो। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई कि कैसे जो एक्साइन पार्ट है वो तो बर्न हो गया और कैसे इंटाइन पार्ट ने पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आप बात करो एम्ब्रियो सैक के डायग्राम की, तो देखो एम्ब्रियो सैक का जो डायग्राम है उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स के बारे में, थ्री सेल्स, ठीक है, थ्री सेल्स ऐसे, और बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई, दो है ये, ठीक है, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन है, ये दो न्यूक्लियाई है। इतनी बात समझ में आ गई। ये कौन सी कंडीशन है, इसको तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियस, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब देखो
मैं इस पार्ट को थोड़ा सा अलग से करके दिखाती हूँ। इसका जो बीच वाला जो ये है, ये क्या है और साइड वाले दो क्या है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, इनको देखो। ठीक है, जो बीच वाला जो मैंने डार्क किया है ये क्या है, ये है फीमेल गैमेट। क्या है बेटा, ये फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, एग सेल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जो साइड के जो दो हैं, ये जो ब्लू कलर के जो हैं, इनको मैंने क्या बोला है, ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों क्या है, ये दोनों है बेटा सिनर्जिड्स। क्या है ये, क्या है, सिनर्जिड्स। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो कैसे है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर पोलर न्यूक्लियाई, ये सिनर्जिड्स, ये फीमेल गैमेट जो बीच में है, फीमेल गैमेट या एग सेल। तो बेसिकली जो डायग्राम है वो ऐसा है। ठीक है, ये हमने बात की। अब हम क्या करेंगे, जो पोलन जो ग्रेन्स है, जिसका इंटाइन पार्ट ने पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिया और एक्साइन जो पार्ट है वो बर्न हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब तक हमने इतना पढ़ चुका और डायग्रामेटिकली इतना समझ भी लिया। ठीक है, ये जो मैंने पार्ट बनाया है जिसमें मैंने ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, सिनर्जिड्स, फीमेल गैमेट्स, इनके बारे में बताया है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है बेटा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। किसका है, एम्ब्रियो सैक। ओवरी, ओवरी के बाद ओव्यूल, ओव्यूल के बाद एम्ब्रियो सैक, ऐसे स्ट्रक्चर होता है ओवरी का। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अब जो ये पोलन ट्यूब है ये ग्रो करेगी फ्रॉम देयर स्टाइल पार्ट, स्टाइल जो है उसका उस तरफ से ग्रो करेगी। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू स्टाइल एंड रीचेस टू दी ओवरी, और ओवरी तक क्या करेगी, पहुंचेगी। ठीक है, ये जैसा कि मैंने इसमें बताया, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे पोलन ट्यूब है वो ग्रो की थ्रू स्टाइल, स्टाइल की तरफ से और ओवरी तक पहुंची। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें तो। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, जो पोलन ट्यूब है, जो पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन के इंटाइन पार्ट ने जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया है, उसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो पोलन ग्रेन है उसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है उसका, जो ये मैंने बनाया है गोल, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है पोलन ग्रेन का। ठीक है, पोलन ग्रेन का क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा और फॉर्मेशन कर लेगा टू मेल गैमेट्स की। किसका फॉर्मेशन कर लेगा बेटा, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फॉर्मेशन कर लेगा टू मेल गैमेट्स की। ठीक है, अब ये जो टू मेल गैमेट्स है ये इस पोलन ट्यूब में क्या होंगे, पोलन ट्यूब के थ्रू ये दो मेल गैमेट्स हैं, फॉर्मेशन दिखा रही हूं मैं आपको। पोलन ट्यूब के थ्रू ओवरी की तरफ आएंगे। किसकी तरफ आएंगे, ओवरी की तरफ आएंगे। ये दो पोलन जो मेल गैमेट्स है ये ओवरी की तरफ आएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब हमने जो नेक्स्ट पॉइंट बोला है उसको हम कैसे लिखेंगे, दी मेन न्यूक्लियस in pollen grains divides into two male gametes। जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था पोलन ग्रेन्स में वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा और फॉर्म कर लेगा टू मेल गैमेट्स। इतनी बात समझ में आई, दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर लिया न्यूक्लियस ने डिवाइड करके। अब वो मेल गैमेट्स जो है वो पोलन ट्यूब के थ्रू ओवरी तक पहुंचेंगे। क्या होंगे, ओवरी तक पहुंचेंगे। पोलन ट्यूब इलोंगेट कर गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पोलन ट्यूब की जो टिप है, क्या है, पोलन ट्यूब की जो टिप है, जो मेल गैमेट्स जो यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पे जो पोलन ट्यूब की जो टिप है, इसको हमने क्या बोला, पोलन ट्यूब की टिप। ठीक है, तो पोलन ट्यूब की टिप है वो बर्स्ट हो जाएगी
और दोनों मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे इन दी एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे ये दोनों मेल गैमेट इन दी एम्ब्रियो सैक। देखो बेटा डायग्रामेटिकली आप समझो, बहुत ही इजी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो दो मेल गैमेट्स थे, ये क्या हुआ, पोलन ग्रेन की जो पोलन ट्यूब की जो टिप थी वो बर्स्ट हो गई और वहां से दोनों मेल गैमेट्स कहाँ रिलीज हो गए, इन दी एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, नाउ द टिप ऑफ pollen tube burst and two male gametes are released into embryo sac। ठीक है, क्या हुआ, पोलन ट्यूब की जो टिप थी वो बर्स्ट हो गई और उसमें जो दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट थे जो कि पोलन ग्रेन्स के न्यूक्लियस में डिवीजन की वजह से बने थे, ये दोनों मेल गैमेट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। कहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब क्या होगा, एम्ब्रियो सैक में रिलीज होने के बाद जो एक मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये जो दो मूव कर रहे हैं ये क्या है, मेल गैमेट्स। अब जो ये दो मेल गैमेट्स है ये क्या होंगे, यहाँ पे रिलीज हो गए, तो इसमें से एक मेल गैमेट तो इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाएगा और फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। आपने ये बात पढ़ रखी होगी। ठीक है, कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, इसका जो एक गैमेट है, एक जो मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट आ रहे थे, तो एक मेल गैमेट तो इस फीमेल गैमेट के साथ क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद जो सेकेंडरी गैमेट है, सेकेंडरी मेल गैमेट है, एक तो इसके साथ कर गया, दूसरा जो मेल गैमेट है वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, तो देखो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, 2n कंडीशन सेकेंडरी न्यूक्लियस की हुई और एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज कर रहा है, एक हुई मेल गैमेट की, तो कितना हो गया 3n। ठीक है, तो इसी मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ या सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि एक एन सेल, एक हैप्लॉइड सेल डिप्लॉइड सेल के साथ फर्टिलाइज कर रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल रहे हैं हम उसको, ट्रिपल फ्यूजन। तो जो दो मेल गैमेट्स आए थे उसमें से एक मेल गैमेट ने तो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन कर लिया और दूसरे मेल गैमेट ने सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन कर लिया। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, one of the male gamete is migrated towards egg। ठीक है, एग या फिर फीमेल गैमेट भी बोल सकते हो आप, टुवार्ड्स एग या फिर फीमेल गैमेट, क्योंकि फीमेल का ही गैमेट होता है एग बेसिकली। ठीक है, फीमेल गैमेट एंड फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, एक मेल गैमेट ने क्या किया, मेल गैमेट, और सेकंड हम बात करें फीमेल गैमेट। मेल गैमेट हैप्लॉइड कंडीशन, फीमेल गैमेट इज ऑल्सो हैप्लॉइड कंडीशन। दोनों का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ और दोनों ने
क्या किया, 2n कंडीशन बनाई, डिप्लॉयड कंडीशन बनाई, जो क्या है, जाइगोट। क्या है बेटा, जाइगोट। ठीक है, तो क्या किया, मेल गैमिट ने दो मेल गैमिट थे, एक मेल गैमिट ने फीमेल गैमिट के साथ फ्यूजन करके किसका फॉर्मेशन कर लिया, डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन कर लिया, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। ये तो हमने बात की जाइगोट के बारे में। अब हम बात करें नेक्स्ट के बारे में, द अदर मेल न्यूक्लियस। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो एक मेल गैमेट ने फ्यूजन कर लिया विद द फीमेल गैमेट और डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन कर लिया, दैट इज जाइगोट, इसी को हमने क्या बोला बेटा, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, इसी को हम फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, फिर सिनगैमी भी बोल सकते हैं। दोनों टर्म्स का मीनिंग एक ही है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, ये तो हमने बात की यहाँ पे कि एक मेल गैमेट का फ्यूजन हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड मेल गैमेट के बारे में। तो सेकंड मेल गैमेट के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, एंड अदर मेल गैमेट, other male gamete fuses with binucleate central cell it is called triple fusion। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो मेल गैमेट है, जो सेकेंडरी मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, तो जो सेकंड वाला मेल गैमेट है वो बीच में जो बाइन्यूक्लिएट न्यूक्लियस जो प्रेजेंट था, बीच में जो बाइन्यूक्लिएट कंडीशन प्रेजेंट है, सेकेंडरी जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके साथ क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा बेटा, इसने तो फॉर्मेशन किया जाइगोट का। अब यहाँ पे जो ये मेल गैमेट फ्यूज करके बाइन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल के साथ किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एंडोस्पर्म का। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एंडोस्पर्म का। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो जाइगोट की अगर हम डिप्लॉयडी देखें तो जाइगोट तो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, 2n कंडीशन होती है, और एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, 3n कंडीशन होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब तक हमने कितना पढ़ा है, अगर हम बात करें कि पोलन ट्यूब से दो मेल गैमेट्स आए, एक मेल गैमेट तो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर गया और किसका फॉर्मेशन कर लिया, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। अदर मेल गैमेट ने बाइन्यूक्लिएट कंडीशन के साथ, बाइन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल के साथ या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन कर लिया और किसका फॉर्मेशन कर दिया, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया। किसका फॉर्मेशन कर दिया बेटा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखो, एट दी सेम टाइम पे दो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। एक तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर रहा है, और अदर जो मेल गैमेट है वो एक तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर गया, अदर मेल गैमेट है वो बाइन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज कर दिया। तो यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्या बोलेंगे, एंड बिकॉज ऑफ fertilization at same time two male gametes are taking place then it is called, इसको हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, डबल
फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हमने किसको बोला? जब दो मेल गैमेट्स अलग अलग, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ, दूसरा मेल गैमेट बायन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल के साथ, दो मेल गैमेट्स अलग अलग सेल के साथ फर्टिलाइज कर रहे हैं, उस कंडीशन को हमने क्या बोला? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, तो आपको याद रखना है यहाँ पे व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको कि व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, इनका मतलब क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ किस में होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स में। किन में होता है बेटा? बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन ओनली टेक्स प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो ओनली और ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता है, और वो फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स में होता है। ठीक है, और हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स बेसिकली कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा अब तक जितना मैंने आपको बताया है? ठीक है, कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। तो ये तो हमने बात की है फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे कैसे होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में, कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले अगर मैं आपको एक रिवीजन के बेसिस पे बताऊं, तो रिवीजन के बेसिस पे समझो एक अच्छे से, कि बहुत ही इजी है, बस आपको समझना है। देखो मैंने क्या बताया है बेसिकली, एंथर से इस स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स आए विद द हेल्प ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, प्रोसेस था पोलिनेशन जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स आए, अब इन पोलन ग्रेन्स ने इस स्टिग्मा से वाटर को एब्जॉर्ब किया और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, और जर्मिनेशन के लिए हेल्पफुल हो गए, जर्मिनेशन के लिए स्टार्ट हो गए। अब कोई भी सीड हो या फिर कोई भी पोलन ग्रेन हो, उसको जर्मिनेशन कराने के लिए अप्रोप्रिएट फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती है। ठीक है, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस वहां पे है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो किन्हीं भी सीड्स को या पोलन ग्रेन्स को अपने जर्मिनेशन के लिए अप्रोप्रिएट कंडीशंस चाहिए होती है, फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती है। तो पोलन ग्रेन्स को भी जर्मिनेशन के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स या कुछ वाटर की जरूरत थी जर्मिनेशन कराने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने स्टिग्मा से वाटर को एब्जॉर्ब किया और कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद जर्मिनेशन के लिए स्टार्ट हो गए, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिए। तो इनका जो एक्साइन जो पार्ट है, आउटर जो पार्ट है, वो तो क्या हो गया? बर्न हो गया, हट गया। ठीक है, और इंटाइन पार्ट ने एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिया, और उस ट्यूब को हमने क्या बोला? पोलन ट्यूब। उसको हमने क्या बोला बेटा? पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब है, ये अपने स्टाइल के थ्रू इंक्रीज हो गई, डेवलप हो गई। ठीक है, और कहां तक पहुंच गई? ओवरी तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई बेटा? ओवरी तक पहुंच गई। अब क्या हुआ? पोलन ग्रेन में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था, पोलन ग्रेन में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था, ये न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, ये न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, और किस में कन्वर्ट हो गया? टू मेल गैमेट्स में। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? टू मेल गैमेट्स में। अब ये दो मेल गैमेट्स है, ये इस पोलन ट्यूब के थ्रू और कहां पर आ गए? एम्ब्रियो सैक में। कहां पे आ गए? एम्ब्रियो सैक में। पोलन ट्यूब की जो टिप थी ये बर्स्ट हो गई, और बर्स्ट होने के बाद जो दो मेल गैमेट्स थे वो कहां पे रिलीज हो गए? इस एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो गए। ठीक है, अब उन दो मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट ने तो इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन किया, और सेकंड मेल गैमेट ने इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन किया, मतलब इस बाय न्यूक्लिएट कंडीशन के साथ फ्यूजन किया। दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो हमने इसको बोल दिया बाय न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, सेकेंड न्यूक्लियस ने इस बाय न्यूक्लिएट कंडीशन के साथ क्या किया? बाय न्यूक्लिएट या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन किया।
तो फीमेल गैमेट के साथ जो फ्यूजन किया तो इसने फॉर्मेशन किया जाइगोट का, डिप्लॉयड सेल है जाइगोट का। लेकिन सेकंड जो मेल गैमेट था जिसने सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन किया वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, एंडोस्पर्म का। किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा, एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड सेल है। क्या है, ट्रिप्लॉयड सेल है। एंडोस्पर्म का मेन पर्पस क्या होता है, एंडोस्पर्म का मेन पर्पस होता है नरिशमेंट प्रोवाइड कराना एम्ब्रियो को। क्या प्रोवाइड कराना, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। मतलब एम्ब्रियो आगे जो जो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेगा उनके फॉर्मेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड कराना किसका फंक्शन होता है, एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो जो एंडोस्पर्म के साथ जो फ्यूजन हुआ है मेल गैमेट का, उसको हमने क्या बोल दिया, ट्रिपल फ्यूजन। उसको हमने क्या बोल दिया बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। और दो मेल गैमेट्स है और डबल बार फर्टिलाइज कर रहे हैं, 2 बार फर्टिलाइज कर रहे हैं अलग अलग सेल के साथ, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, डबल फर्टिलाइजेशन। इतनी बात समझ में आई। इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में। तो देखो हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में। देखो बेटा अब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे फ्रूट डेवलप होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद द जाइगोट अंडरगोज repeated divisions to form embryo and the endosperm develops into food storage tissues। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है उसमें काफी टाइप के रिपीटेड डिविजन्स होंगे, बार बार डिविजन्स होंगे, और वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, एम्ब्रियो का। किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। और एंडोस्पर्म जो है वो डेवलप हो जाएगा इनटू फूड स्टोरेज टिश्यूज। किसके लिए, फूड स्टोरेज टिश्यूज। देखो मैंने आपको बताया जो एंडोस्पर्म है वो बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। ठीक है, तो नरिशमेंट तभी तो प्रोवाइड करेगा ना जब उसके पास कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट होगा। इसीलिए जो एंडोस्पर्म है वो किसमें डेवलप होता है, फूड स्टोरेज टिश्यू में, क्योंकि फूड को स्टोर करके रखेगा तो ये एम्ब्रियो को प्रॉपरली, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए उसको नरिश कर पाएगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो क्या बोला, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट ने तो किसका फॉर्मेशन किया, एम्ब्रियो का। एंड द एंडोस्पर्म डेवलप्स इनटू फूड स्टोरेज। जो एंडोस्पर्म है वो किसमें डेवलप हो जाएगा, फूड स्टोरेज टिश्यू में, जो फूड को स्टोर करेगा और बेसिकली क्या फंक्शन करेगा, नरिशमेंट का फंक्शन करेगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इतनी बात समझ में आई। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद के चेंजेस है। ठीक है, अब देखो द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट कॉल्ड टेस्टा। ठीक है, जो ओव्यूल जो स्ट्रक्चर है मैंने बताया था, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। तो जो ओव्यूल है वो एक टफ कोट अपने ऊपर कवरिंग बना लेगा, डेवलप कर लेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टा। जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, टेस्टा। एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड्स। और ये जो टफ जो कोट उसने डेवलप किया है, इस टफ कोट को हमने टेस्टा बोला है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड्स में। तो जो ओव्यूल था वो तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, सीड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। आप एक एप्पल है, आप उसको इमेजिन करो, एप्पल फ्रूट को, सेब को आप इमेजिन करो, उससे आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है, कि कैसे ओव्यूल है उसने एक टफ कोट का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो गया, सीड्स में कन्वर्ट हो गए। उसके अंदर के जो एप्पल के अंदर के जो सीड्स हैं उनको इमेजिन करो। ठीक है, और फ्लावर के डायग्राम को इमेजिन करो, आपको सब समझ में आ जाएगा इजिली। एंड ओवरी ग्रोज रैपिडली। जो ओवरी है, अब ओवरी के अंदर ओव्यूल था, अब ओव्यूल ने तो सीड का फॉर्मेशन कर लिया। बाहर का जो स्ट्रक्चर है ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स इनटू फ्रूट। ग्रो करेगी फास्टली, रैपिडली, और राइपन्स इनटू फ्रूट, और फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। तो ओव्यूल ने तो किसका फॉर्मेशन किया, सीड्स का, और ओवरी ने किसका फॉर्मेशन किया है, फ्रूट का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, फ्रूट बन गया। एंड ओवरी वॉल, जो ओवरी की जो वॉल्स है
फॉर्म्स फ्रूट वोल, वो किसका फॉर्मेशन करेगी, फ्रूट की वोल का। मतलब एप्पल को ऊपर से अगर हम पील ऑफ करते हैं, उसका छिलका जो उतारते हैं, वो कौन सा है, फ्रूट वोल है वो। तो वो फ्रूट वोल है वो किससे बनी है, ओवरी वोल से। ओवरी वोल ने किसका फॉर्मेशन किया है, फ्रूट वोल का फॉर्मेशन किया है। फ्रूट वोल को ही हम और क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरिकार्प। एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर लाइक petals, sepals, style, stigma are fall off and the ripened fruit left behind। ऐसे क्या हुआ, एक फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। और हमें क्या कराना था, फ्लावर से फ्रूट का डेवलपमेंट कराना था। ये देखना था क्या क्या चेंजेज होते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन पता लगा आपको, कैसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन बन के उसमें से मेल गैमेट्स आए, वो रिलीज हुए एम्ब्रियो सैक में, और फिर उनका फ्यूजन होके उन्होंने क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में आपने बात की हमने यहाँ पे, कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर था फ्लावर का वो एक फ्रूट में डेवलप हुआ। तो बेटा ओव्यूल्स ने तो किसका फॉर्मेशन किया, सीड का फॉर्मेशन किया। ओवरी ने किसका फॉर्मेशन किया, फ्रूट का फॉर्मेशन किया। और ओवरी की जो वॉल थी उसने किसका फॉर्मेशन किया, फ्रूट वॉल का फॉर्मेशन किया, जिसे हम पेरिकार्प भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो ये हमने किसकी बात की है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में। किसकी बात की है बेटा, ये हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में। अब हम बात करते हैं सीड के बारे में, जो ओव्यूल से डेवलप हुआ है बेसिकली, उस सीड के बारे में अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, सीड क्या होता है, दिस इज अ स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। सीड जो बेसिकली है वो आपको एंजियोस्पर्मिक क्लास में और जिम्नोस्पर्मिक जो क्लास है प्लांट्स की, उनमें देखने को मिलता है बेसिकली। ठीक है, आप ये प्लांट्स की क्लासेस, अगर आप हायर क्लासेस में अगर आप मेडिकल रखते हो तो आप पढ़ोगे कि और कौन कौन सी प्लांट की क्लासेज है, जैसे टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, फंजी, एल्गे, इन सब के बारे में आप लोग बात करोगे। सॉरी, फंजी ने, एल्गे, इन सब के बारे में आप बात करोगे। ठीक है, तो सीड क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स दैट डेवलप्स फ्रॉम ओव्यूल। किससे डेवलप हुआ था सीड, ओव्यूल से डेवलप हुआ था। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज सीड। उसी को हमने क्या बोला है बेटा, सीड। ठीक है, समझ में आया। तो सीड क्या हुआ, इट इज अ स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स that develops from ovule after the process of fertilization is known as seed। ठीक है, सीड कंटेन अ मिनिएचर प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो। सीड है एक मिनिएचर प्लांट, एक टीनी प्लांट, छोटा सा प्लांट कंटेन करके रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, उससे आपको और इजीली ये समझ में आएगा। दिस एम्ब्रियो पोजेस इन फ्यूचर सूट। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की जो एक्सिस है वो दो टाइप की स्ट्रक्चर्स को कंटेन करेगा। एक को हम बोलेंगे प्लूम्यूल, जो कि फ्यूचर सूट बनाएगा। मतलब जो ऊपर का जो तने का जो पार्ट होता है, जो स्टेम का जो पार्ट होता है, स्टेम, लीव्स, ऊपर का जो पार्ट होता है, शूट जो पार्ट है, वो किसके थ्रू बनेगा, प्लूम्यूल के थ्रू बनेगा। ठीक है, एंड फ्यूचर रूट, और जो रूट्स जो होती है, जो रूट्स का जो पार्ट है वो बेसिकली किसके थ्रू बनेगा, रेडिकल के थ्रू बनेगा। किसके थ्रू बनेगा बेटा, रेडिकल के थ्रू बनेगा। तो एम्ब्रियो में बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स आप देखने को आप देखोगे बेसिकली, प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कोटिलिडन। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर्स आप देखोगे एम्ब्रियो में कि कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर्स है और वो किसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो की अगर आप बात करो तो जो प्लूम्यूल है वो तो किसका फॉर्मेशन करेगा, सूट का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही रेडिकल है वो किसका फॉर्मेशन करेगी, रूट का फॉर्मेशन करेगी। और कोटिलिडन्स, 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। इनका कोटिलिडन्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये फूड को स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये फूड को स्टोरेज का काम करते हैं, फूड स्टोर करके रखते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। सीड के बारे में हमने क्या बोला, बेसिकली एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है, ओव्यूल से डेवलप होता है। एम्ब्रियो बेसिकली 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स कंटेन करता है, प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कोटिलिडन। प्लूम्यूल सूट का फॉर्मेशन करता है, रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करता है, और कोटिलिडन का मेन फंक्शन क्या है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। इतनी बात समझ में आई। अब ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडन्स कि कितने कोटिलिडन्स प्रेजेंट है,
जो प्लांट्स है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडन्स सीड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जो प्लांट्स है या सीड्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मोनोकोटिलिडन एंड द डाइकोटिलिडन। कौन से होते हैं बेटा? मोनोकोटिलिडन एंड द डाइकोटिलिडन। तो हम बोलेंगे सीड के केस में, या फिर प्लांट के अगर हम केस में बोलें तो हम बोलेंगे मोनोकोट प्लांट्स या फिर डाइकोट प्लांट्स। ठीक है, डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट में क्या क्या डिफरेंसेस है? मोनोकोट प्लांट या फिर मोनोकोटिलिडन वो होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं या वो सीड्स होते हैं जिनमें सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें डाइकोट की या फिर डाइकोट प्लांट्स की या डाइकोटिलिडन की, तो डाइकोट या फिर डाइकोटिलिडन वो होते हैं जिनमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो बेटा? 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखो, ओनियन, लिली, व्हीट, राइस, मेज एक्सेट्रा क्या हुए? सिंगल कोटिलिडन प्लांट हुए। डाइकोटिलिडन में कौन से आए? ग्राम, पीस, बीन्स एक्सेट्रा। देखो, इसके बेसिस पे अगर हम एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम समझे कि हम कोटिलिडन किसे बोल रहे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, सपोज राइस या मेज ले लो आप एग्जाम्पल। राइस का आप अगर दाना लेते हो, चावल का अगर आप दाना लेते हो तो आप उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, इक्वली आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, वो पूरा एक ही स्ट्रक्चर है। ऐसे अगर आप मेज लेते हो, मक्के का अगर दाना लेते हो तो पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसको आप अलग नहीं कर सकते, वो ज्वाइंट है। ठीक है, वो सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट है उसमें। अगर आप डाइकोट की बात करो, अगर आप ग्राम लो, काला मान लो, अगर आप चना लेते हो तो चने को आप बीच में से अलग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैंने यहाँ पे चने के लिए एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो सपोज ये चने का वो है। ठीक है, ये चना है, भुना हुआ चना है, यहाँ पे भुना हुआ चना था तो मैंने इसको ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, हम कैसे बोले कि ये डाइकोटिलिडन सीड है या फिर डाइकोट प्लांट का एग्जाम्पल है ग्राम, जिसको मैंने लिया है। तो देखो बेटा, आप इसको ऐसे 2 पार्ट्स में आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो। कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया इसको 2 इक्वल पार्ट्स में, बीच में से ये ऐसे अलग हो जाता है। तो ये एक अलग कोटिलिडन है और ये एक अलग कोटिलिडन है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं ग्राम को, कि ये डाइकोट प्लांट है, डाइकोटिलिडन है। ऐसे ही आप सिंगल मोनोकोटिलिडन को अगर आप ले लो, ठीक है, जैसे आप व्हीट को ले लो, राइस को ले लो या मेज को ले लो, इनको आप ऐसे 2 कोटिलिडन्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने इनको क्या बोला? मोनोकोटिलिडन या फिर मोनोकोट प्लांट के एग्जाम्पल्स है ये। इतनी बात समझ में आई? आपको देखो डायग्रामेटिकली भी बताया है, आपको एक एग्जाम्पल देके भी बताया है। मेरे पास अभी डाइकोट प्लांट, डाइकोटिलिडन सीड अवेलेबल था, तो मैंने इसका एग्जाम्पल देके आपको बताया कि कैसे आप किनको कोटिलिडन्स बोल रहे हो। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप सिंगल कोटिलिडन में भी आप देख सकते हो। मेज का एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, आप हर जगह देखने को मिलता है आपको, व्हीट, मेज, राइस। तो आप देख के पता लगा सकते हो कि कौन सा मोनोकोटिलिडन प्लांट है या फिर कौन सा मोनोकोटिलिडन सीड है और कौन सा डाइकोटिलिडन सीड है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं, उससे आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो अगर हम एग्जाम्पल ले तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया और बताया कि काला जो चना है, ग्राम जो है, वो डाइकोटिलिडन सीड है, डाइकोट प्लांट का एग्जाम्पल है। तो देखो बेटा, ये पूरे चने का डायग्राम दे रखा है, पूरा होल जो स्ट्रक्चर दे रखा है आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा ही होता है चना। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोला? चलाजा, इस पार्ट को हाइलम, और जहां से एंट्री होगी ये जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला? माइक्रोपाइल। इसको हमने क्या बोला? माइक्रोपाइल। इतनी बात समझ में आई आपको? माइक्रोपाइल वाला स्ट्रक्चर। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप बता सकते हो, आप ये जो सीड का जो स्ट्रक्चर है इसकी आप बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जैसा अभी हमने बात की सीड स्ट्रक्चर के बारे में कि सीड स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं, प्ल्यूम्यूल, रेडिकल और कोटिलिडन, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो, इस सीड को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया 2 कोटिलिडन्स में, जैसा मैंने अभी आपको ब्रेक करके बताया था वैसे हमने क्या किया, इस सीड को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो देखो बीच वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला? एम्ब्रियो एक्सिस। इसको हमने क्या बोला बेटा? एम्ब्रियो एक्सिस। इस एम्ब्रियो एक्सिस से
थ्री पार्ट्स बेसिकली क्या हो रहे हैं, इरेक्ट मतलब अराइज हो रहे हैं तीन पार्ट्स। वो तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्ल्यूम्यूल, फर्स्ट क्या है, सॉरी बेटा, फर्स्ट क्या है प्ल्यूम्यूल, फर्स्ट क्या है प्ल्यूम्यूल, जिसको हम क्या बोलेंगे फ्यूचर सूट, जो आगे सूट का फॉर्मेशन करेगा। देखो ऊपर की साइड जा रहा है तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, सूट का फॉर्मेशन करेगा। हमने इसको क्या बोला प्ल्यूम्यूल, जो फ्यूचर सूट बनाएगा, जो फ्यूचर में जो स्टेम का जो पार्ट है वो सब बनाएगा। ठीक है। सेकंड जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको हमने बोला रेडिकल, उसको हमने क्या बोला बेटा रेडिकल, जो फ्यूचर रूट का फॉर्मेशन करेगा। जो रूट के जितने भी स्ट्रक्चर है, रूट हेयर्स, रूट कैप, वो सभी स्ट्रक्चर्स किसके द्वारा फॉर्म होंगे, रेडिकल के द्वारा फॉर्म होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसका थर्ड जो पार्ट है ये है कोटिलिडन्स। मैंने दोनों को ब्रेक करके बताया था कि कैसे जो ग्राम है वो डाइकोटिलिडन प्लांट है, तो उसके ये जो पार्ट्स है ये कौन से पार्ट है, कोटिलिडन पार्ट है। इनको आप कोटिलिडन बोलोगे, जिनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, फूड स्टोर करने का, फूड स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो सीड है वो आउटर साइड एक टफ कवरिंग अपने आप में डेवलप कर लेती है, टफ कोट डेवलप कर लेती है, जिसको हमने क्या बोला था टेस्टा, जिसको हमने क्या बोला था बेटा टेस्टा। ठीक है। और उसके अंदर की एक और कवरिंग है जिसको हमने क्या बोला है टैगमैन, उसको हमने क्या बोला है बेटा टैगमैन। अब जो काला वाला जो चना है अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखो तो ऊपर ब्राउन कलर की लेयर है, उसके नीचे येलो लेयर है। तो उस ब्राउन कलर की लेयर, तो जो टफ जो लेयर है उसको आप क्या बोलोगे टेस्टा। चने की देख लो आपको समझ में आ जाएगा। जो ऊपर की जो टफ कवरिंग है उसको आप क्या बोलोगे टेस्टा, और अंदर की साइड जो आपको येलो येलो जो कवरिंग दिखाई देती है उसको आप क्या बोलोगे टैगमैन। तो बेटा आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, प्ल्यूम्यूल क्या है, रेडिकल क्या है, कोटिलिडन क्या है, टेस्टा क्या है और टैगमैन क्या है। ठीक है। और ये सारे स्ट्रक्चर जो अराइज हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं, इस एम्ब्रियो एक्सिस से अराइज हो रहे हैं। ठीक है बेटा। तो सीड के डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे कौन से पार्ट को हम प्ल्यूम्यूल बोल रहे हैं, कौन से पार्ट को हम रेडिकल बोल रहे हैं, कौन से पार्ट को हम कोटिलिडन बोल रहे हैं, इनका बेसिक फंक्शन क्या है। प्ल्यूम्यूल का फंक्शन क्या हुआ, सूट का फॉर्मेशन करना, फ्यूचर सूट का फॉर्मेशन करना। रेडिकल का फंक्शन क्या हुआ, फ्यूचर रूट का फॉर्मेशन करना। ऐसे ही कोटिलिडन का फंक्शन क्या हुआ, फूड को स्टोर करके रखना। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं। तो बेटा आज हमने बात की है पोलिनेशन के बारे में, उसके बाद हमने वीडियो में बात की है फर्टिलाइजेशन के बारे में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में, और उसके बाद हमने बात की है सीड के स्ट्रक्चर के बारे में कि जो सीड का स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो आपको बेसिक जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है। बेसिक बातें मतलब कौन कौन सी जो बातें हैं जो आपको याद रखनी है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको ये याद रखने हैं। जैसे ओव्यूल है ये किसका फॉर्मेशन करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। ऐसे जो ओवरी है वो किसका फॉर्मेशन करता है, फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। ओवरी की जो वॉल है, ओवरी वॉल, वो किसका फॉर्मेशन करती है, फ्रूट वॉल का फॉर्मेशन करती है, जिसको आप पेरिकार्प भी बोलते हो। ठीक है बेटा। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर फ्रूट के किस पार्ट को अराइज करता है या किस पार्ट को डेवलप करता है। ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बेटा। तो दिस इज वेरी वेरी इजी। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो, ठीक है, या किसी पॉइंट में कंफ्यूजन हो, किसी पॉइंट में डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इससे आगे वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, कि ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उसके बाद हम ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। उसके बाद हम ह्यूमन बींग्स में भी फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे कि ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो आज हमने बात की है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और पोलिनेशन इन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, थैंक यू।